मनोज के माता पिता बहुत ही गरीब थे। पिता दिन भर मजदूरी करते और माँ सबके घरों में बर्तन सफाई का काम करती थी। कभी कभी फीस के लिए उसे पूरी क्लास के सामने डांट पड़ती। उसके दोस्त हमेशा इस बात से उसकी खिल्ली उड़ाते। जब फीस देने के पैसे नहीं है तो नाम कटवा दीजिए ना। कभी कभी वह बहुत दुखी हो जाता। जब वह बहुत दुखी हो जाता तो बिल्कुल चुप हो जाता। धीरे धीरे उसने गरीबी को ही अपना नसीब मान लिया। वो बड़ा हो गया। उसकी 12वीं की परीक्षा चल रही थी। तभी उसकी माँ बीमार पड़ गई। उसे बहुत तेज बुखार हुआ। 1 हफ्ते तक बुखार उतरा ही नहीं और एक रात उसका पूरा शरीर लकवाग्रस्त हो गया। घर में कोई रोटी बनाने वाला भी नहीं था। बेटा, अगर मजदूरी ना करूं तो घर का गुजारा कैसे होगा? तुम भी अपनी पढ़ाई में लगे रहते हो, घर का काम कैसे होगा? मैं सोच रहा हूँ तुम्हारी शादी कर दूं। घर में तुम्हारी माँ की देखभाल के लिए कोई आ जाएगा और रोटी भी मिल जाएगी। पिताजी, मेरी परीक्षा चल रही है, उसके बाद मैं शादी कर लूंगा। फिलहाल मैं माँ की देखभाल कर लूंगा और रोटी भी बना लूंगा। आप चिंता मत कीजिए। मनोज की परीक्षा खत्म होते ही उसके पिता ने अलका नाम की एक लड़की से उसकी शादी कर दी। अलका ने आते ही घर की सारी जिम्मेदारी संभाल ली। गणेश चतुर्थी का त्योहार आने वाला था। एक दिन अलका जब छत पर कपड़े सुखा रही थी, तभी उसके पड़ोस में रहने वाली अलका, आज मेरे घर में गणपति बप्पा की स्थापना है। अब से 8 दिन हमारे घर रोज पूजा होगी। तुम भी अपने पति के साथ आना, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, मैं आज सारा काम जल्दी निपटा कर आ जाऊंगी। मनोज भैया और काका को भी बोल देना। ठीक है। वो नीचे आई तो उसने मनोज को बताया, आज रागिनी के घर गणपति की स्थापना हुई है। उसने हम सबको बुलाया है। चलो चलते हैं। पिताजी से पूछ लो। मैं घर का सारा काम निपटा कर ही जाऊंगी। तब तक पिताजी भी आ गए। उन्होंने अलका और मनोज की बात सुन ली थी। मनोज, अलका ठीक कह रही है। जब से आई है कहीं नहीं गई। जाओ, तुम दोनों चले जाओ, मैं तुम्हारी माँ के पास ही रहूंगा। अलका और मनोज रागिनी के घर चले गए। वहाँ बहुत से लोग थे। मनोज और अलका भी चुपचाप जाकर एक कोने में आंखें बंद करके बैठ गए। पूजा शुरू हो चुकी थी। अलका बहुत अच्छा गाती थी। उसके गले में बहुत मिठास थी। उसको गाना गाना बहुत अच्छा लगता था। स्कूल में तो हमेशा वो गाने की प्रतियोगिता में प्रथम आती थी। उसकी इच्छा हुई कि वो भी एक भजन गाए। तभी ओम गंगणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः की धुन ने अलका को अंदर तक भक्ति में डुबो दिया। बहुत सारे भजन कीर्तन हुए। तभी रागिनी की माँ को उसने अपने पास खड़े देखा। अलका, तुम भी कोई भजन सुनाओ। वह सोचने लगी, उनको कैसे मालूम हुआ कि मैं भी गाना चाहती हूँ। फिर उसने आंखें बंद करके वही पुराना भजन शुरू कर दिया। उसके स्वर में इतनी मिठास थी कि सब लोग झूम उठे। भजन खत्म होते ही उसकी सबने बहुत प्रशंसा की और आरती होने के बाद प्रसाद लेकर दोनों घर आ गए। घर आकर शायद ये गणपति का ही चमत्कार है जो काकी मेरे मन की बात समझ गई। मनोज, कल हम अपने घर में भी गणपति की स्थापना करते हैं। तुमने तो मेरी मुंह की बात छीन ली। दूसरे दिन मनोज भी एक गणपति की मूर्ति ले आया और सब लोग बैठकर पूजा करते, भजन गाते। जो कुछ रूखा सूखा जुटता भोग लगाते। एक दिन, आज हमारे ठेकेदार ने मुझे सुपरवाइजर बना दिया। आज तो तुम्हारी माँ का पैर भी ठीक लग रहा है। थोड़ा पैर में हरकत हो रही है। अभी तो 3 दिनों से ही पूजा कर रहे हैं और सब कुछ अच्छा हो रहा है। पूजा खत्म हो गई। विसर्जन का दिन था। सब लोग बहुत उत्साहित थे। वो दोनों भी बप्पा की विदाई की तैयारी कर रहे थे। गणपति बप्पा मोरिया, अगली बरस तू जल्दी आ का जयनाद गूंज उठा। पता नहीं क्यों अलका की आंखें भर आई। विसर्जन हो चुका था। वे दोनों भारी कदमों से वापस आ रहे थे। अगली बार हम अपने घर में गणपति की स्थापना और पूजा खूब धूमधाम से करेंगे। मैं भी यही सोच रहा था, पर इतने पैसे कहाँ से आएंगे? तभी किसी ने उन्हें आवाज दी। उन्होंने पीछे पलटकर देखा तो मनोज, मेरा नाम सुनील बख्शी है। तुम्हारी पत्नी का भजन मैंने उस दिन सुना था। तब से रोज तुम लोगों को ढूंढ रहा था।
अलका बहुत अच्छा गाती है। मैं एक छोटा सा भजन का एल्बम बना रहा हूँ। मेरा बजट बहुत ही कम है। क्या अलका मेरे एल्बम के लिए भजन गाएगी? मनोज और अलका को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। हम अपने माता पिता से पूछे बिना कैसे बता सकते हैं? कितना बजट है आपका? अभी तो मैं सिर्फ तुम्हें 1 लाख दे पाऊंगा। अगर भजन हिट हो गया तो और भी बढ़ा सकता हूँ। कल सुबह बताता हूँ। घर आकर उन्होंने अपने पिता को ये खुशखबरी दी। मनोज, ये सब गणपति की दया दृष्टि है। ये देखो, आज तुम्हारी माँ भी पहले से काफी ठीक हो गई। अगले बरस हम गणपति की पूजा खूब धूमधाम से करेंगे। पिताजी, हम भी यही सोचते हुए आ रहे थे। तभी हमारे मन में ये ख्याल आया कि पैसे कहाँ से आएंगे, और उसी समय सुनील बख्शी ने मुझे अपनी एल्बम में भजन गाने की बात की। पिताजी की आंखों से आंसू निकल पड़े। रात भर मनोज और अलका बेचैनी से करवटें बदलते रहे। दूसरे दिन ही सुबह सुबह सुनील बख्शी आ गया। उसने मनोज को 10,000 की गड्डी थमा दी। मनोज, मैं बड़ी उम्मीदें लेकर आया था। नहीं नहीं, आपको गणपति बप्पा ने हमारे पास भेजा है। अलका एल्बम के लिए भजन जरूर गाएगी। कुछ ही दिनों में अलका के भजन की रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। उसकी किस्मत पलट गई। अब वह एक मशहूर भजन गायिका बन गई थी। उसके बाद वो हर साल अपने घर में अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ पूरा हफ्ता गणपति की धूमधाम से पूजा करते। गणपति भगवान की कृपा से उनकी माँ भी ठीक हो गई थी। गणपति की स्थापना और पूजा ने उनका जीवन ही बदल दिया था। एक शहर में रवीना अपने मम्मी पापा के साथ रहती है। रवीना के पापा एक बड़े बिजनेसमैन हैं। रवीना बहुत अमीर लड़की है और उसकी पढ़ाई शहर के बड़े स्कूल और कॉलेज से हुई है, जबकि उसके चाचा गांव में रहकर खेती बाड़ी करते हैं। उनकी भी एक बेटी है जिसका नाम सिमरन है। सिमरन की पढ़ाई गांव में ही हुई है। रवीना की पढ़ाई पूरी हो गई है। अब उसकी शादी है, इसलिए वो गांव से 1 महीने पहले ही सिमरन को बुला लेती है ताकि वो घर के काम संभाल सके। सिमरन, you're most welcome in our luxury house. ओह, शायद तुम नहीं समझी हो। मैं बोल रही हूँ कि हमारे बड़े से घर में तुम्हारा स्वागत है। थैंक यू दीदी। हाँ हाँ जरूर, अब तू आ गई है तो सब सीख ही जाएगी। वैसे तूने गांव में इंग्लिश बोलना तो नहीं सीखा होगा, और तेरे पापा ने तुझे सरकारी स्कूल में ही पढ़ाया होगा। दीदी, गांव में सरकारी स्कूल ही होते हैं। हाँ हाँ मैं समझ गई। वैसे भी औकात नहीं है तुम लोगों की कि प्राइवेट स्कूल में जा सको। दीदी अंदर चलें? हाँ हाँ जरूर। रवीना सिमरन को अंदर लेकर चली जाती है और सिमरन के गरीब होने के कारण उसको खूब ताने देती है। सिमरन यहाँ सारा दिन काम करती है और फिर इनके ताने भी सुनती है, इसलिए सिमरन को आज रोना आ गया। पापा ने मुझे कहाँ भेज दिया, और मम्मी ने कहा है कि किसी को उल्टा जवाब नहीं देना, और ये रवीना तो अपनी सारी हदें पार कर चुकी है। भगवान, आपने मुझे इतना गरीब क्यों बनाया कि अपनी बहन भी मजाक बना रही है। तभी बाहर से रवीना आ जाती है। सिमरन, तुम अभी बिजी हो क्या? नहीं नहीं दीदी, मैं तो बिल्कुल बिजी नहीं हूँ, मैं तो फ्री हूँ। चलो तो फिर मार्केट चलते हैं, मेरे फ्रेंड्स भी आने वाले हैं, कुछ ढंग का पहन लेना। दीदी, मेरे पास तो सलवार सूट ही है, मैं इसके अलावा क्या पहनूं? अरे यार, तुम गांव के लोग भी ना जाने क्या क्या पहनते हो। चलो कोई नहीं, वही कपड़े पहन लो, मैं बाजार से तुम्हें कोई टॉप दिलवा दूंगी। रवीना बाजार में सिमरन को लेकर शादी की शॉपिंग करने चली जाती है। रवीना सिमरन को लेकर सबसे पहले लहंगे की दुकान पर जाती है। मुझे तो ये लहंगा पसंद आ रहा है, इसकी कीमत पूरे 50,000 है। हाँ दीदी, ये देखने में भी बहुत सुंदर है। हाँ, लेकिन तू सिर्फ इसके ख्वाब ही देख सकती है, क्योंकि तेरी शादी भी सूट में ही होनी है। चलो ना दीदी, कहीं और चलते हैं। अरे, ये मेरी शादी की शॉपिंग हो रही है, ऐसे होता है क्या? कितनी जल्दी आओ और चले जाओ। ये शहर के बड़े बिजनेसमैन की बेटी रवीना की शादी है, किसी गांव के किसान की नहीं। दीदी, आप हर बात पर मेरे पापा की बेइज्जती क्यों करती हो? ओह,
बाबू को बुरा लगा? सॉरी बच्चा, मुझे पता नहीं था कि तेरे पापा के पास तो मर्सिडीज है और मैंने बैल बुग्गी बता दी। चल अब आजा, मैं तुझे भी कपड़े दिलवा देती हूँ, नहीं तो फिर मेरे दोस्त आ जाएंगे। नहीं, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है, तुझे कुछ नहीं चाहिए तो अब मैं अपनी बाकी की शॉपिंग कर लेती हूँ। ले, ये लहंगे का बैग तू पकड़ ले। सिमरन लहंगे का बैग पकड़कर चुपचाप चलने लगती है, लेकिन तभी रवीना की 2 फ्रेंड्स भी आ जाती हैं। वो लोग काफी देर तक बातें करते हैं। तभी उसकी एक फ्रेंड बोलती है, रवीना ये कौन है? यार आप लोग भी ना देखकर नहीं पहचान सकते? उसके कपड़े देखो, नौकरानी है वो मेरी, आज साथ ले आई ताकि मेरी हेल्प हो सके। हाँ यार, नौकरानी हो अगर तो कितना इजी हो जाता है ना सब करना। उनकी बातें सिमरन भी सुन लेती है और उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। सिमरन सोच लेती है कि वो अब इस शहर में बिल्कुल नहीं रुकेगी। दीदी, मैं अपने गांव जा रही हूँ। हाँ हाँ चली जाना, मैं क्या तुझे रोक रही हूँ, लेकिन आज और रुक जा, क्योंकि लड़का मुझसे मिलने आ रहा है। बस तू छोटी बहन होने के नाते आज मेरी हेल्प कर दे। ठीक है, आज रुक जाती हूँ, लेकिन कल नहीं रुकूंगी। अगर तेरा यहाँ मन नहीं लग रहा तो मैं खुद तुझे छोड़ आऊंगी। वैसे इस घर में तेरे लिए मौज ही मौज है, कुछ कमी तो है नहीं। सिमरन रवीना की बात मान जाती है और शाम को लड़का विजय भी आ जाता है। सिमरन उसकी खूब देखभाल करती है। विजय चला जाता है और मंगनी की डेट भी फिक्स हो गई है, लेकिन सिमरन अपने घर नहीं गई और वो रवीना के पास ही रुक गई। फिर वो दिन भी आ गया जिसका सबको इंतजार था और रवीना के पापा ने बहुत अच्छी तैयारियां की। गांव से सिमरन के मम्मी पापा भी आ गए। अंगूठी पहनाने की रस्म शुरू हुई। मैं रवीना को अंगूठी नहीं पहना सकता। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सभी लोगों के सामने ऐसे बात करने की? क्या तुम जानते नहीं कि मैं इस शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन की बेटी हूँ? मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ, इसलिए मना कर रहा हूँ। मैं सिमरन से शादी करूँगा। तुम्हारा दिमाग खराब है? तुम उसको जानते भी हो? मैं तुमसे पहले सिमरन को ही जानता था, और हाँ, ये सारा खेल हमने तुम्हारे घमंड को तोड़ने के लिए ही किया है। तुम पैसों से अमीर हो, लेकिन तुम धूल के बराबर हो, क्योंकि तुम्हारे पास कोई दिल नहीं है, और सिमरन सिर्फ पैसों से गरीब है, जबकि उसका दिल बहुत बड़ा है और वो गांव के सभी बच्चों को रोजाना फ्री में पढ़ाती भी है। उसका गांव में स्किल डेवलपमेंट का एक कोचिंग सेंटर है और वो भी बिल्कुल फ्री है। हम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं, बस तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाने के लिए ये सब कुछ किया है। विजय और सिमरन की शादी हो जाती है और रवीना का घमंड चूर चूर हो जाता है।